हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल स्कॉलर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर वाइज इन ज्योग्राफी। इंपॉर्टेंट इन द सेंस फॉर द पर्पस ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स। If you prepare all these questions, I assure you that you will be able to secure the full marks in your board exams in geography section. Every day for the next 2-3 days, I'll be posting the important questions from all the 4 segments of your social science. कुछ मत पढ़िए, कोई बुक, कोई नोटबुक, कोई भी सैंपल पेपर, इन क्वेश्चंस को और उनके आंसर्स को आप प्रिपेयर करते रहिए। And I guarantee you that you will be able to secure the marks between 95% to 100%. भाई 2-3 मार्क्स का तो स्पेस बच जाता है। So let us start from chapter 1. चैप्टर 1 से जो हमारा चैप्टर है दैट इज रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। डिफरेंट क्वेश्चंस आर देयर। जो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें से बनता है, व्हाट आर रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या होते हैं? इट कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क। ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। देखिए, जब भी हम कभी भी आंसर्स को लर्न करते हैं, रिवाइज कर रहे हैं, एक चीज सोशल साइंस में आपको याद रखना है, आप मेनली उसका आंसर का एक आउटलाइन अपने दिमाग में रखो। रिसोर्सेस क्या है? What are resources? So, anything which is available in our environment and has the capacity to satisfy our needs. Satisfy our needs is called a resource provided that। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दैट क्या? नंबर 1, ये हमारा क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजिकली इट इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। टेक्नोलॉजिकली क्या होनी चाहिए? एक्सेसिबल होना चाहिए। सेकेंडली, इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। एंड नंबर 3, कल्चरली एक्सेप्टेबल। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2,
जो आपका इस चैप्टर का है, एक्सप्लेन द classification of resources on the basis of origin. उनके ओरिजिन के बेस पर हमको क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं they are classified as biotic and abiotic. Biotic resources are those which are, rather I should say, which are obtained from living components, or you can say the living components. इसमें हमारे जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं, लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये सारे जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? बायोटिक रिसोर्सेज. दूसरे जो हमारे रिसोर्सेज हैं दे आर अबायोटिक रिसोर्सेज. बेसिकली जो भी हमारे इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. जितने भी हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट के, वो सब इसमें शामिल हो जाते हैं, जिसमें हमारा एयर है, वाटर है, माउंटेन्स हैं, सॉइल है, लैंड है ना. दे आर ऑल पार्ट ऑफ अबायोटिक रिसोर्सेस. थर्डली, एक्सप्लेन the types of resources on the basis of exhaustibility. So on the basis of exhaustibility we have again the two types of resources. One is exhaustible, जिनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं. exhaustible resources, that means non renewable resources. ठीक है, वो सारे रिसोर्सेज जो हमारे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिन्यू नहीं होते, वो सब हमारे एग्जॉस्टेबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आते हैं. ठीक है, जैसे हमारा यू कैन से ऑल फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स, राइट. दूसरे हमारे होते हैं नॉन एग्जॉस्टेबल, और यू कैन से इनएग्जॉस्टेबल और renewable resources. रिन्यूएबल रिसोर्सेज हमारे वो होते हैं जो हमारे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में रिन्यू हो जाते हैं, यानी कि दे आर अवेलेबल टू अस विद इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. इसमें हमारे आप कह सकते हो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. Then we have in the category of renewable resources like that of you can say air, water, sunlight, right. So these are all
the examples of renewable or inexhaustible resources. इसके अलावा हमसे यह भी पूछा जा सकता है कि नेम द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप. तो ओनरशिप के बेसिस पर हमारे जो रिसोर्सेस होते हैं वो हमारे चार तरह के होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइवेट और इंडिविजुअल रिसोर्सेस. सेकेंडली, दे आर कम्युनिटी रिसोर्सेस विच आर ओन्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. तीसरे हमारे जो होते हैं वो नेशनल रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जो भी रिसोर्सेज हमारे विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन वो सब हमारे नेशनल रिसोर्सेज. देन वी हैव द इंटरनेशनल रिसोर्सेज. नेक्स्ट जो हमारा इसी क्लासिफिकेशन में हमारा एक और जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट. तो ऑन द बेसिस ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट हमारे रिसोर्सेज फिर से चार तरह के होते हैं. वन, दैट इज व्हाट वी कॉल द पोटेंशियल रिसोर्सेज. दूसरे हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज का फॉर एग्जांपल जैसे हम पोटेंशियल रिसोर्स में हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब हमारे क्या है, पोटेंशियल रिसोर्सेज. डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है. दूसरे हमारे कौन से होते हैं, डेवलप्ड रिसोर्सेज. तीसरे हमारे होते हैं स्टॉक और चौथे होते हैं हमारे रिजर्व रिसोर्सेज. तो इस तरह से हमारा लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर हमारे पास चार तरह के रिसोर्सेज होते हैं. राइट, लेट अस मूव फर्दर. Now the resources, they are very much important to us, and for a long time हम ये मानते रहे, humans ये believe करते रहे that the resources they are the free gifts of nature, and just because of which what happened, हमारा एक indiscriminate exploitation of resources, over exploitation of resources. ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन यहां पर बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 4. What are the results of the indiscriminate or over exploitation of resources? भाई जो हमने ओवर एक्सप्लॉइटेशन किया है रिसोर्सेस का, इसका हमारा क्या इंपैक्ट है या इसके आउटकम क्या है. यू कैन बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स. आंसर जब हम इसको मेंशन करेंगे तो पहली चीज हमको अपना पॉइंट याद रखना है. व्हाट इज दैट, डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है, डेप्लीशन ऑफ रिसोर्सेस. ठीक है, एंड दिस राइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको आप इलैबोरेट करेंगे. ठीक है, दैट इनडिस्क्रिमिनेट use of resources or over exploitation of resources had led to the depletion of resources, because we know that the quantity of resources available on this earth is fixed, and over exploitation, that means the rate of exploitation of resources is greater than their formation. Secondly, this had led to concentration of resources into the hands of a few in the society. That means this has created a kind of divide in the society. That means the people in the society, they are now divided into two groups. One, those who have, and the another one, those who have not. Thirdly, it led to the rise of a number of
number of environmental crisis, जिसमें आपका ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डेप्लीशन, राइट, rise in the level of sea water, melting of glaciers in the mountains, icebergs at the poles. तो ये सब हमारे क्या है, ग्लोबल एनवायरमेंटल क्राइसिस एट द ग्लोबल लेवल, राइट. तो ये तीनों पॉइंट्स आप यहां पर एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक और जो क्वेश्चन हमारा जो बनता है, यू नो दैट इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, और इंडिया जैसे देश के अंदर रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस हमारे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. लेकिन उससे पहले लेट अस टॉक अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो दैट इज वन ऑफ द क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट, आपको याद रखना है, दिस इज अ काइंड ऑफ डेवलपमेंट which meets the needs of present generation without compromising the needs of future generation. ठीक है. तो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी ये क्या नहीं करता, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. इसके और भी ऑब्जेक्टिव आप बता सकते हो. इट ensures the conservation of resources, avoids over exploitation, the wastage of resources, right. नेक्स्ट जो हमारा इसी डायरेक्शन में हमारा एक और क्वेश्चन आता है, दैट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एजेंडा 21. एजेंडा 21 क्या है? इफ यू रिमेंबर, हमारा जून 1992 रियो डी जेनेरो इन ब्राजील, यहां पर हमारा फर्स्ट अर्थ समिट हुआ. यू मस्ट रिमेंबर इट, फर्स्ट अर्थ समिट कहां हुआ? जून 1992 में. और कहां पर? रियो डी जेनेरो इन ब्राजील. इस फर्स्ट अर्थ समिट में हमारे जो लीडर्स थे, ठीक है, करीब 100 से ज्यादा देशों के लोग जो हैं, लीडर्स जो है, वो यहां पर इकट्ठा हुए. और इनका क्यों इकट्ठे हुए? टू एड्रेस द अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. एक तो पहली चीज हमारा एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना, ठीक है, यानी कि इसके जो भी एनवायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा था उसको डिस्कस करने के लिए. एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल. ये जो लीडर्स थे, इन सब ने इस अर्थ समिट के बाद एक डिक्लेरेशन को साइन किया.
डिक्लेरेशन जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि जो हमारा ग्लोबल एनवायरमेंटल जो क्राइसिस थे उसको कॉम्बैट करना। दे एडॉप्टेड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, एजेंडा 21, एजेंडा 21 दैट वाज एम्ड एट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, उसको उन्होंने एडॉप्ट किया। तो ये एजेंडा 21 क्या है, व्हाट इज दिस एजेंडा 21? इट वाज बेसिकली adopted by the leaders participated in the United Nations conference on environment and development। इसमें जो लीडर्स थे उन्होंने इसको एडॉप्ट किया। इट इज एन एजेंडा whose main objective is sustainable development at global level पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना। ये जो एजेंडा है ये कहता है कि भाई जो दुनिया के जो भी देश हैं, ऑल द मेंबर नेशंस, दे वुड कॉम्बैट डिसीज, पॉवर्टी एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, combating poverty, environment damage and disease through cooperation on mutual needs and shared responsibilities। एक जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसका, व्हाट इज दैट, एक मेजर जो ऑब्जेक्टिव है कि सभी नेशंस के अंदर जो भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स अपना अपना क्या करेंगे, एजेंडा 21 वो प्रिपेयर करेंगे। अब एजेंडा 21 अगर लोकल लेवल पर हमारा प्रिपेयर होगा तो लोकल लेवल से कहां जाएगा, नेशनल लेवल पर, और उससे हमारा ग्लोबल लेवल पर जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एम सेट किया गया है उस एम को इजीली अचीव किया जा सकता है, राइट। Now the next important question from this chapter, that is why is resource planning important in a country like India। इंडिया जैसे देश के अंदर हमारा रिसोर्स प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज हमको याद रखना है कि रिसोर्सेस हमारे पास जो भी अवेलेबल हैं, especially here I am talking about the non-renewable resources, they are limited in quantity। और अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेस की भी अगर हम बात करें तो दे आर ऑल्सो गेटिंग डिप्लीटेड
उनकी क्वालिटी भी क्या हो रही है, डिप्लीट हो रही है, डिग्रेड हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंटिन्यूअस यूज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट रीजन हमारे लिए क्या है कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो हमारे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ऐसे कंट्री के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर भी अगर हम देखें तो रिसोर्सेस हमारे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यहां पर हम अपने ही देश के बारे में यानी कि इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो रिसोर्स प्लानिंग, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? तो फर्स्ट व्हाट डू वी फाइंड कि रिसोर्सेस हमारे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एंड आल्सो दे आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। We can have the example like that of Jharkhand, Chhattisgarh and Odisha. You know that these are the states which are rich in mineral deposits. यहां पर आपके मिनरल डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा हैं, चाहे वो मेटेलिक मिनरल्स हैं या नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, चाहे वो कॉपर है, आयरन है, कोल है, ठीक है, या आपका एल्यूमिनियम है, लाइमस्टोन है, ये सारे के सारे हमारे रिसोर्सेज, दीज आर ऑल अवेलेबल इन दीज स्टेट्स इन प्लेंटी। अरुणाचल प्रदेश, यहां पर हमारा वाटर रिसोर्स बहुत ज्यादा है, तो इसलिए यहां पर हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की पोटेंशियलिटी बहुत ज्यादा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की पोटेंशियलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन यहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि रोड्स वगैरह की कनेक्टिविटी बहुत कम है। राजस्थान, अगर हम स्टेट ऑफ राजस्थान पर आते हैं, वी हैव द ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड एंड वाटर, विंड एंड सोलर एनर्जी। विंड और सोलर एनर्जी का यहां पर आपका ह्यूज पोटेंशियल है, बट दिस स्टेट लैक्स वाटर रिसोर्स, पानी की वहां पर वाटर रिसोर्स की कमी है। लद्दाख, लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख में हमारा एक रिच कल्चरल हेरिटेज है, यहां पर टूरिज्म के लिए भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन यहां पर भी हमारा वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर, एक तो वाटर की अवेलेबिलिटी कम है, इट इज अ कोल्ड डेजर्ट, और दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी बहुत कम है, इसकी कनेक्टिविटी बहुत कम है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस व्हाट डू वी फाइंड कि रिसोर्स प्लानिंग हमारे इंडिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। What are the steps involved in resource planning? रिसोर्स प्लानिंग में हमारे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? तो हमारे 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं रिसोर्स प्लानिंग में। सबसे पहला हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करना और इसके स्टॉक को डिसाइड करना। तो इसमें हमारा क्या होता है, सर्वेइंग करना, मैपिंग करना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट करना अवेलेबल रिसोर्सेस का। दूसरा, जो भी हमारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेस के लिए एक प्लानिंग करना कि भाई किस तरह से हम उनको डेवलप करेंगे। तो एक रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को तैयार करना, और इस प्लान को तैयार करते समय जो भी हमारा इंस्टीट्यूशनल सेटअप है और जो टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज होती है उसको ध्यान में रखकर ये तैयार किया जाता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज हमारे क्या होता है कि जो भी हमारा रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान होता है इसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच करना, ठीक है। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग। Now the next important question which is from this chapter, that is explain the percentage distribution of India's land resource. We know that the land, this is a very important resource. Land हमारे लिए बहुत important होता है, because obviously we know that whatever we require we are getting from the land. हर चीज जो हमारी जरूरत की होती है वो हमको बेसिकली लैंड से मिलती है, चाहे वो हमारा फूड है, मिनरल्स हैं, या अगर हमको अपना इंडस्ट्रीज सेटअप करना है, अपना घर बनाना है, रोड्स बिल्डअप करना है, ठीक है, यानी कि जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है या हमारा हाउसिंग फैसिलिटीज है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, इट कुड ऑल रिक्वायर लैंड, ठीक है। तो
हमको बताना है कि बेसिकली जो हमारा इंडिया का जो लैंड रिसोर्स है, हाउ इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो बेसिकली हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वन इज माउंटेन्स। हमारे टोटल इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। तो इसमें से करीब 30% हमारा क्या है, दे आर माउंटेन्स इन द नॉर्थ। बेसिकली दे आर द सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स लाइक दैट ऑफ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, एज वी नो दैट दीज ऑल आर द पेरिनियल रिवर्स एंड सपोर्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। ठीक है, तो माउंटेन्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो पहली चीज हमारा जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ठीक है, जो पेरिनियल रिवर्स हैं फ्लोइंग थ्रू द नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, वो सारी की सारी हमारी माउंटेन्स से फ्लो होती हैं। दे आर पेरिनियल, दैट मींस दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। और दूसरा, माउंटेन्स जो हैं वो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है हमारे लैंड रिसोर्स का, दैट इज 43% टोटल लैंड एरिया दैट इज अंडर प्लेन्स। दे आर प्लेन, ठीक है, फ्लैट लैंड, सो दे आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ वेराइटी ऑफ फूड एज वेल एज द अदर काइंड्स ऑफ क्रॉप्स। यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं ये जो हमारे प्लेन्स हैं दे आर द ग्रीनरीज ऑफ अवर कंट्री। तीसरा हमारा प्लेट्यू जो हमारा रीजन है वो हमारा 27% टोटल लैंड एरिया का, ठीक है, और ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल्स। जितने भी हमारे मिनरल्स हैं वी आर गेटिंग देम मेनली फ्रॉम द प्लेट्यू रीजन। ठीक है, तो वो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की क्या है, इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की क्या है, बैकबोन है। नेक्स्ट, इंडिया के अंदर अगर हम लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो हाउ इज लैंड यूटिलाइज्ड इन अवर कंट्री। हमारे देश के अंदर लैंड का यूटिलाइजेशन किस तरह से होता है। वी नो कि हमारा एक लैंड यूटिलाइजेशन का एक प्रॉपर पैटर्न होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर ये हमारा लैंड यूज पैटर्न क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टोटल जो लैंड एरिया है इंडिया का वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन इसमें से जो हमारे पास लैंड यूज पैटर्न का जो डाटा अवेलेबल है दैट इज ऑफ ओनली 93% ऑफ द टोटल एरिया। 93% ऑफ द टोटल एरिया क्यों है ऐसा, इसलिए क्योंकि हमारा करीब 7% जो एरिया है वो हमारा वो एरिया है विच इज अंडर कंट्रोल ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, एज वेल एज हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, असम में कुछ रीजन ऐसा है विच इज ऑलमोस्ट इनएक्सेसिबल, जहां पर सर्वे करना पॉसिबल नहीं था। तो दिस इज फॉर दीज रीजंस दैट हमारे पास उस रीजन का भी डाटा अवेलेबल नहीं है। अगर हम इस डाटा को देखते हैं तो हमारा लैंड एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर ये हमारा लेस देन द डिजायर 33% हमारा डिजायर था एज पर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952। इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए 33%, लेकिन ये कम है, इट इज अराउंड 25 to 26%। देन लैंड अंडर परमानेंट पास्चर ये भी हमारा डिक्लाइन हुआ है। क्यों डिक्लाइन हुआ है? जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल यूज, यानी कि या तो इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई या पास्चर लैंड को परमानेंट जो ग्रेजिंग ग्राउंड्स थे उनको हमने एग्रीकल्चर लैंड्स में कन्वर्ट कर दिया। मोस्ट ऑफ द अदर देन करेंट फैलो, ठीक है, ये हमारे पुअर क्वालिटी की है या उस पर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज्यादा है। दैट मींस वी कैन नॉट यूज इट फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन। और अगर हम उसको यूज भी करते हैं तो भी हमारा अगर हम देखें तो ग्रॉस जो क्रॉप्ड एरिया है वो करीब करीब हमारा 50% के आसपास पहुंचता है, 50 to 60%।
अ पार्ट ऑफ द लैंड इज वेस्ट लैंड, ठीक है, एंड लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूज, यानी कि कुछ पार्ट जो है वो हमारा वेस्ट लैंड है या फिर हम नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए भी इसको यूटिलाइज करते हैं. सो दिस इज व्हाट अबाउट द लैंड यूज पैटर्न और लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इन आवर कंट्री. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा इस चैप्टर से बनता है दैट इज ऑफ 5 मार्क्स. ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा. डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन. इंडिया में जो लैंड डिग्रेडेशन है उसके मेजर कॉजेज क्या हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनिंग एंड क्वेरिंग. अगर आप देखो तो इन द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, Madhya Pradesh, in these states what do we find? That after mining and quarrying activities, mining और quarrying activities के बाद क्या कर दिया जाता है, जो हमारे डीप स्कार्स होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, उनको अनफिल्ड छोड़ दिया जाता है. एंड ऑब्वियसली इससे लैंड का डिग्रेडेशन होता है. लैंड वुड नॉट रिमेन फिट फॉर अदर यूजेस. नेक्स्ट हमारा डिफॉरेस्टेशन. अगेन डिफॉरेस्टेशन इन द स्टेट्स लाइक दैट ऑफ मध्य प्रदेश, लाइक दैट ऑफ छत्तीसगढ़. In these states we do find a large scale deforestation. It had led to the degradation of land resource. Overgrazing in the states like that of राजस्थान, फिर हमारा हरियाणा, महाराष्ट्र एंड गुजरात. In these states we do find a large scale overgrazing. ठीक है, जो चूंकि हमारे जो पार्शियल लैंड है वो हमारा श्रिंक हुआ है. जो लैंड अंडर परमानेंट पास्चर था वो हमारा श्रिंक हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन एज वेल एज द नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. तो इसकी वजह से हमारा ओवरग्रेजिंग हुआ और लैंड हमारी क्या हुई है, डिग्रेड हुई है. ओवर इरिगेशन इन द स्टेट्स लाइक दैट ऑफ पंजाब, हरियाणा and Uttar Pradesh. In these states, what do we find? That a large scale land degradation took place just because of over irrigation. क्योंकि over irrigation की वजह से क्या होता है, जो हमारा लैंड होता है उसकी salinity या alkalinity बढ़ जाती है. Moreover, the mineral processing industry, ठीक है, मिनरल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से क्या होता है, हमारा रिलीजेस अ लॉट ऑफ मिनरल डस्ट, ठीक है, इन द एयर के अंदर बहुत ज्यादा हमारा मिनरल डस्ट जो है वो हमारा रिलीज होता है. स्पेशली जैसे लाइमस्टोन एंड सोप स्टोन का ग्राइंडिंग होता है फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, या कैल्साइट का हमारा ग्राइंडिंग होती है फॉर द सेरेमिक इंडस्ट्री. तो जब हमारा इन मिनरल्स को ग्राइंड किया जाता है तो लॉट ऑफ डस्ट इज रिलीज्ड इन द एयर, और जब ये डस्ट हमारी सेटल डाउन होती है तो ये जो है लैंड की जो पर्कुलेशन रेट होती है उसको ये क्या कर देती है, स्लो कर देती है, और ऑब्वियसली लैंड हमारा उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है. देन इंडस्ट्रियल वेस्ट, दे आर बीइंग डंप्ड. उनको भी ऐसे ही इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होते हैं, जो हमारे टॉक्सिक वेस्ट निकलते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, उनको भी बिना ट्रीटमेंट के लैंड में ऐसे ही डंप कर दिया जाता है. तो उससे भी हमारी इसकी क्वालिटी, लैंड की जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड होती है. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज
जिसकी वजह से हमारे इंडिया में लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। नेक्स्ट, हम जो है वो किस तरह से इस लैंड रिसोर्स को, अपने इंडिया के लैंड रिसोर्स को हम किस तरह से कंजर्वेशन कर सकते हैं, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंटली दैट इज एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन, ठीक है, दैट मीन्स अ प्लांटेशन ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज। दूसरा हमारा प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड्स, जो भी हमारा ग्रेजिंग ग्राउंड्स हैं, जो भी हमारा अवेलेबल पास्चर्स हैं, उनको हमें प्रॉपरली मैनेज करना है, इस तरह से मैनेज करना है कि ओवर ग्रेजिंग को अवॉइड किया जा सके। तीसरा, प्लांटेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑन बाउंड्रीज ऑफ फील्ड्स, जो भी हमारे फील्ड्स होते हैं, जो भी हमारे खेत होते हैं, तो उनके किनारों पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रीज लगा सकते हैं, जिससे हमारा लैंड डिग्रेडेशन कंट्रोल होगा। कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज, जो भी हमारी माइनिंग एक्टिविटीज हैं, इनको भी प्रॉपरली मैनेज करना और उसको कंट्रोल्ड वे में कैरी आउट करना। प्रॉपर डिस्चार्ज, जो भी हमारा इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होते हैं, उनको प्रॉपरली मैनेज करना, उनको डिस्चार्ज करना आफ्टर ट्रीटमेंट। This is another way through which we can ensure the conservation of land resource. So just go through all these questions. Now the next important question, that is describe the main features of the alluvial and black soils. This question could be of 5 marks. तो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना आंसर लिखेंगे। 3 मार्क्स में आता है तो उसके अकॉर्डिंगली भी alluvial soil, first of all we see the major features or the main features of alluvial soil. Alluvial soil is basically brought down and deposited by the rivers from the mountains. जो हमारे माउंटेन से जो रिवर्स आती हैं वो उसको लेकर आती हैं और उसको प्लेन्स में डिपॉजिट करती हैं। This soil is rich in potash, lime and phosphoric acid. ये इसके मेन सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। Consist of various proportion of sand, silt and clay. Next, on the basis of its age, ये जो हमारी सॉइल है एलुवियल सॉइल, इसको हम खादर और भंगर 2 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। And this soil is good for cultivation of rice, sugarcane, wheat and pulses and also a variety of other crops. Black soil का अगर हम देखते हैं तो ये हमारा लावा ओरिजिन, ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकलता है व्हेन इट कूल्स डाउन, तो उससे ब्लैक सॉइल हमारा उसका फॉर्मेशन होता है। इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल या ब्लैक कॉटन सॉइल। दिस सॉइल इज रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, जो इसके मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम, लेकिन इसमें फॉस्फोरिक एसिड कम होता है। दिस इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स, ठीक है, ये हमारे बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल्स से बनी होती है और इसलिए ये हमारी स्टिकी होती है, नेचर में चिपचिपी होती है और इसलिए इसको एक बार अगर ये गीली हो जाती है तो इसको फ्लो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हैविंग हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। ये वाटर को बहुत लंबे समय तक रिटेन कर लेती है, मॉइस्चर काफी लंबे समय तक ये रिटेन कर सकती है। जब ये अगर ड्राई कंडीशंस होती हैं तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, ठीक है, डेवलप्स डीप क्रैक्स अंडर ड्राई कंडीशंस एंड दिस सॉइल इज बेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। कॉटन के कल्टीवेशन के लिए ये सॉइल हमारी बेस्ट होती है और इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, describe the main features of the laterite soil and arid soil. Laterite soil और arid soil का main features। laterite soil जो है ये हमारी डेवलप होती है कहां पर,
अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस, जहां पर हमारा ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन होता है, यानी कि तेज धूप पड़ती है बारिश होती है, तेज धूप पड़ती है बारिश होती है. दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग. लीचिंग क्या होता है कि हमारा उन रीजन्स में जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, उन रीजन्स में जो हमारी सॉइल की टॉप लेयर होती है वो हमारी रिमूव हो जाती है. ठीक है, जिसमें हमारा अल्टीमेटली जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो वाटर सॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दे आर गेटिंग रिमूव्ड. और इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है. तो रिच इन ह्यूमस इन रीजन्स ऑफ डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, उन रीजन्स में जहां पर हमारा डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट ज्यादा होते हैं, उन रीजन्स में हमारा ह्यूमस कंटेंट बहुत ज्यादा होता है. एंड पुअर इन ह्यूमस इन एरियाज ऑफ स्पार्स वेजिटेशन, लेकिन उन एरियाज में जहां पर हमारी वेजिटेशन कवर कम होता है, उन एरियाज में ह्यूमस कंटेंट भी कम होता है. ठीक है, ये सॉइल हमारी एसिडिक होती है नेचर में. एरिड सॉइल की अगर हम बात करते हैं तो दिस सॉइल इज सैंडी इन टेक्सचर, सैंडी होती है, सेलाइन इन नेचर, सॉल्ट कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा होता है. इसका जो कलर होता है वो रेड टू ब्राउन होता है. ये सॉइल हमारे उन रीजन्स में मिलती है जहां पर बारिश कम होती है और टेम्परेचर ज्यादा होता है. तो ड्यू टू द हाई टेम्परेचर एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस आप कह सकते हो, एंड लो रेनफॉल, यहां पर आपका ह्यूमस भी नहीं होता एंड दिस सॉइल इज लैक्स ह्यूमस एज वेल एज मॉइस्चर. और रीजन क्या होता है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन. ठीक है, देखिए ये जो हमारे सॉइल के जो भी आप फीचर्स यहां पे पढ़ रहे हैं, इस पे बेस्ड आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है. जैसे फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई द सॉइल, तो उसमें आपको 3 ऑप्शन दे दिया. नंबर 1 सैंडी इन नेचर, सेकेंडली कलर रेड टू ब्राउन, फिर तीसरा उसने दे दिया लेक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर. ठीक है, अब इसके बेस पर आपको जो है उसने ऑप्शन में सॉइल्स दे दी आइडेंटिफाई करने के लिए, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल और एरिड सॉइल. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, एरिड सॉइल. ये सॉइल हमारा वैसे तो कल्टीवेशन इसमें नहीं होता, लेकिन अगर इरिगेशन, प्रॉपर इरिगेशन अगर यहां पर यूज किया जाता है, ठीक है, यानी कि अगर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज अगर यूज की जाती हैं, तो एरिड सॉइल में भी हम बेसिकली जो है पल्सेस और जो हमारे ड्राई क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, जो मिलेट्स होते हैं, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ठीक है, विच रिक्वायर लेस वाटर फॉर इरिगेशन, उनको हम यहां पर ग्रो कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन क्या है और इसके मेन टाइप्स. तो सॉइल इरोजन क्या होता है, बेसिकली डेन्यूडेशन ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, जो हमारी टॉप लेयर होती है सॉइल की, उसका रिमूव हो जाना. ठीक है, बारिश की वजह से, पानी की वजह से, ठीक है, या हमारा विंड की वजह से. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन. अब ये जो सॉइल इरोजन होता है दिस इज ऑफ 4 टाइप्स, 4 तरह का होता है. गली इरोजन, जब हमारा वाटर फ्लो करता है डाउन द स्लोप, उन एरियाज में जहां पर हमारा जो रॉक्स होती हैं दे आर नॉट मच हार्ड, जो रॉक्स हमारी बहुत आप कह सकते हो रॉक्स हमारी थोड़ी सॉफ्ट होती हैं. ठीक है, तो उन एरियाज में हमारा जो इरोजन होता है सॉइल का, दैट इज व्हाट वी कॉल द गली इरोजन. ठीक है, जैसे हम चंबल रीजन में जाते हैं तो चंबल रीजन में जो गली इरोजन होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज रेवाइन, RAVINE, रेवाइन. इनको रेवाइन बोला जाता है चंबल रीजन में. ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है शीट इरोजन, जब हमारा वाटर जो है लार्ज एरिया में फ्लो करता है और जो टॉप लेयर होती है उसको वॉश करता है.
ठीक है, ऑफ अ लार्ज एरिया, तो ये हमारा होता है शीट इरोजन। तीसरा हमारा विंड इरोजन, द रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल जस्ट बिकॉज ऑफ द विंड फोर्स, तो हम इसको क्या कहेंगे, विंड इरोजन। एंड लास्ट नॉट बट द लीस्ट, ठीक है, दैट इज इरोजन ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। कभी कभी हम फॉल्टी मेथड्स ऑफ फार्मिंग को यूज करते हैं, तो उससे जो हमारा इरोजन होता है, उससे भी हमारा सॉइल का इरोजन हो जाता है। ठीक है, जैसे हम फील्ड्स को प्लो कर रहे हैं इन अ स्ट्रेट रो, यूजुअली जो हमारे फील्ड्स को प्लो किया जाता है दैट इज अलोंग कंटूर लाइंस, ठीक है। लेकिन जब फार्मर्स डिफेक्टिव मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है, फार्मिंग के, ठीक है, प्लोइंग के, तो उससे भी हमारा क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। ठीक है, तो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। Now the last important question from this chapter 1, that is describe the methods of conservation of soil. Soil conservation के हमारे क्या क्या methods हो सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा मेथड है दैट इज कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग जो हमारे हिली एरियाज होते हैं, माउंटेन जो एरियाज होते हैं, वहां पर हमारा जो कल्टीवेशन होता है, जो भी हमारे फील्ड्स होते हैं, दे आर प्लोड अलोंग द कंटूर लाइंस। कभी भी वो अप एंड डाउन कभी भी प्लो नहीं किए जाते, यानी कि प्लोइंग हमारा जो है वो इस तरह से ना करके ये प्लोइंग हमारा इस तरह से किया जाता है, दैट मीन्स इन अ राउंड। ठीक है, तो जिससे हमारा जो वाटर का जो फोर्स होता है, ये हमारा वाटर का फोर्स रिड्यूस होता है और हमारा जो सॉइल है, ठीक है, वो हमारा वॉश अवे नहीं होता। दूसरा हमारा टेरेस फार्मिंग, यू नो कि टेरेस फार्मिंग ये भी हमारा हिली एरियाज में बेसिकली इस तरह से हमारा टेरेस जो है, ठीक है, उसको बना दिया जाता है। स्टेप फार्मिंग भी, इसको स्टेप कल्टीवेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सो दैट इज अगेन टेक्स प्लेस और प्रैक्टिस्ड इन द हिली एरियाज, जहां पर माउंटेन्स को स्टेप्स या सीढ़ियों के उसमें काट दिया जाता है, हिल्स के फॉर्म में, और उस पर कल्टीवेशन किया जाता है। देन वी हैव द स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में बेसिकली जो हमारा फील्ड होता है, पूरा जो हमारा खेत होता है, उसमें हम बीच बीच में, क्रॉप्स के बीच में स्ट्रिप्स छोड़ देते हैं, जहां पर फार्मर्स जो हैं वो बेसिकली ग्रास ग्रो करते हैं, घास उगा देते हैं, जिससे कि हमारा सॉइल इरोजन चेक होता है। देन डेवलपिंग शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स को डेवलप करना, फील्ड्स के चारों तरफ पेड़ लगा दिया जाता है, प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे हमारा विंड का जो फोर्स होता है वो हमारा रिड्यूस होता है एंड सॉइल कैन बी कंजर्व। एंड फाइनली वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज एफॉरेस्टेशन। Afforestation, that means the plantation of more and more trees. So this is all for this video. अभी हमने चैप्टर 1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही साथ चैप्टर 4 को भी उसमें इंक्लूड करते हुए हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो जस्ट वेट एंड रिवाइज टिल देन दिस चैप्टर। इफ यू लाइक द वीडियो देन कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।